तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट आईटीआई एग्जाम। और जैसे कि आपको पता है कि हम अल्टरनेटिव करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। इससे पहले भी मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन जो कराए थे और उनकी जो एक्सप्लेनेशन दी थी, तो वो लगभग हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 50 क्वेश्चन के अराउंड मैंने आपको सोल्व कराए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उसी सीरीज में आज हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि जो एसी करंट है आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। देखो, ऑप्शन कभी कभी ना क्या होगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ भाई ये ठीक है ना, लेकिन अगर आप एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका जो है सबसे सही आंसर क्या होगा, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एसी को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है ना। तो एसी को आसानी से घटाया बढ़ाया किसके द्वारा जा सकता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब देखो, जो ये इसमें तीन, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया ये इसलिए कराया है क्योंकि इसके जो तीन ऑप्शन है ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है ना। हम केवल इसे एक ही क्वेश्चन नहीं देख सकते। ये कितने क्वेश्चन है? यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए। क्यों? क्योंकि इनके ऑप्शन भी हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या काम करता है भाई? डीसी को काहे में चेंज करने का काम करता है? एसी में, है ना। और रेक्टिफायर है, वो क्या काम करता है? एसी को काहे में चेंज करने का काम करता है? डीसी में काम करता है चेंज करने का, है ना। अब जैसे ये है कन्वर्टर है, ये भी हमारा कन्वर्टर भी हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट होते हैं इनका काम भी क्या होता है ना, कन्वर्टर का एसी को एसी में चेंज करने का। मतलब उसके जो है, आप जैसे साइक्लो कन्वर्टर है, वो भी एक तरीके का कन्वर्टर है ना। नाम ही उसका क्या रहा? साइक्लो कन्वर्टर, जो साइकिल को चेंज करता है किसके? एसी करंट के, है ना। तो उस तरह के कन्वर्टर होते हैं जो क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं वो, ठीक है। वो आप पढ़ोगे जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो वो आप उसमें पढ़ोगे। तो यहां पे देखो, एक ही क्वेश्चन में अगर ये आसानी शब्द हटा देता फिर तो इसके इन दोनों में से कोई सा भी लगा देते आप, वो ठीक जाता। लेकिन उसने कहा कि आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आसानी से कौन बढ़ा सकता है, घटा सकता है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये दो भी आपको पता होने चाहिए कि भाई इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में करने का काम करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को आधी हो जाए, है ना, फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए, जो उसकी सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, इंडक्टिव सर्किट की आवृत्ति क्या हो जाए? आधी हो जाए, तो परिपथ की धारा क्या होगी, है ना। अब एक कोई शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है जिसमें केवल क्या लगा हुआ है? एक इंडक्टर ही लगा हुआ है। अब वो क्या कह रहा है कि आवृत्ति क्या हो जाए? आधी हो जाए, तो क्या हो? परिपथ की धारा बताओ कितनी होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो भाई एक्सएल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, वो क्या होता है? 2 पाई एफ एल होता है। यानी कि डिपेंड किस पे कर रहा है? वो एफ पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी कर दी कितनी? आधी कर दी। यानी कि ये तो 1 था और ये 2 है ना। ये क्या कर दी? पाई एफ कितनी कर दी भाई? एफ बाय 2 एल, है ना। जो फ्रीक्वेंसी पहले थी अब उसकी क्या कर दिया हमने? आधा कर दिया, ठीक। तो अब देखो जरा क्या होगा, 1/2 बाहर ले लिया, 2 पाई एफ एल। अब ये तो पहले वाला ही है ना। एक्सएल 2 बराबर क्या हो गया? 1/2 एक्स एल 1 के। यानी कि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस था वो क्या हो गया? आधा हो गया। अब इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसका मात्रक क्या है? इसका तो मात्रक ओम है। यानी कि ये क्या है? ये एक तरीके का प्रतिरोध है। अब जब प्रतिरोध हो गया आधा, है ना, प्रतिरोध हो गया आधा, तो करंट हो गई, क्या हो गई? करंट ज्यादा। यानी कि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और रेजिस्टेंस कितना हो गया? आधा हो गया। तो करंट हमारी क्या हो जाएगी? बताओ भाई जरा, क्या हो जाएगी करंट हमारी? क्यों भाई? करंट हमारी हो जाएगी डबल, ठीक है। करंट क्या हो जाएगी? डबल। और ये हमने कैसे निकाला? ये हमने ऐसे निकाल दिया कि भाई जब हमने कोई इंडक्टिव सर्किट था उसकी आवृत्ति हमने क्या कर दी? आधी कर दी, है ना। ये था हमारा कोई इंडक्टिव सर्किट, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी? आधी कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका रेजिस्टेंस था, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो क्या हो गया? आधा हो गया। और जब उसका रेजिस्टेंस आधा हो गया तो करंट हमारी क्या हो गई?
डबल हो गई। ठीक है भाई, चलो अच्छा, अगर इसकी आवृत्ति तुम डबल कर देते, है ना, देखो एक तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि आवृत्ति आधी कर दी तो इसका जो है करंट हमारी क्या हो गई, आधी हो गई, यानी सॉरी डबल हो गई करंट। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा आधा हो गया। अब एक क्वेश्चन इसका ये भी देख लो, है ना, कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, डबल कर दी, अगर हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो क्या होगा, 2 पाई एफ एल, और अब हमने एफ की वैल्यू क्या कर दी, डबल कर दी, है ना, क्या कर दी भाई, यहां 2f कर दी l, तो ये 2 बार आ गया 2 पाई एफ एल, तो एक्सएल 2 बराबर, ये 2 है भाई, ये 1 है ना, तो क्या हो जाएगा एक्सएल 1। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और करंट कितनी हो जाएगी, देखो अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट इस वाले केस में क्या हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी, है ना, इस वाले केस में। और इस वाले केस में क्या होगा, करंट हमारी डबल हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ये एक ही क्वेश्चन मान के नहीं करना कि भाई ये एक क्वेश्चन है इसे रट लो बस बात खत्म हो गई। इसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर आज ये क्वेश्चन आ रहा है कि इंडक्टिव सर्किट की फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए, तो कल तुम्हारे पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अब इंडक्टिव सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाए, तब क्या करोगे, तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई करंट किस तरह बढ़ रही है और इंडक्टिव रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है उसने यहाँ करंट पूछा है कि भाई कितनी हो रही है, डबल हो रही है, वो तुमसे पूछ ले कि भाई इंडक्टिव सर्किट है उसकी आवृत्ति आधी कर दी जाए, है ना। अब बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इफेक्ट पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या हो गया, आधा हो गया, जिसके कारण हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो करंट है, सॉरी करंट क्या हो गई हमारी, डबल हो गई। ठीक है, तो इस तरह कॉन्सेप्ट से याद करो भाई चीजों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि किसी एसी सर्किट में आभासी शक्ति है 20 kVA और रिएक्टिव पावर है 12 kVAR, तो हमें एक्टिव पावर का पता करना है कि भाई एक्टिव पावर कितनी है ना। देखो तुम्हें बताया था, मैंने क्या बताया था कि जो हमारी आभासी शक्ति होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं S से, और रिएक्टिव पावर को प्रदर्शित करते हैं Q से, है ना, और एक्टिव पावर को प्रदर्शित करते हैं P से, है ना। और इनके बीच में तुम्हें एक रिश्ता बताया था मैंने, जिसे हम क्या कहते हैं, S² बराबर P² प्लस Q²। जब मैंने तुम्हें तीनों पावर पढ़ाई थी, ये फार्मूला मैंने तब भी तुम्हें पढ़ाया था, है ना। अब केवल हमें इसमें इनकी वैल्यू रखनी है। क्या वैल्यू है, ये 20 है, ये हमें निकालना है, और ये कितनी है, 12 है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब इसे सोल्व कर दो। 20 का स्क्वायर 400, ये P² प्लस 12 का स्क्वायर 144। देखो दोस्तों, पता है क्या है, चीजों को कॉन्सेप्ट से याद करोगे, है ना, तो वो हमेशा याद रहेंगी, और अगर उन्हें रटने की कोशिश करोगे तो वो याद नहीं रहेंगी। ठीक है, फिर वो 10 दिन याद रहेगा क्वेश्चन, 12वें दिन 11वें दिन भूल जाओगे। ठीक है, अब देखो जरा ये कितना आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, P बराबर अंडर रूट 256, और 256 किसका अंडर रूट होता है, 16 का। और एक्टिव पावर की जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, यूनिट, वो क्या होती है, वाट होती है ना, क्या होती है, वाट होती है। और पावर को मापने वाला कौन है भाई, ये देखो क्वेश्चन, है ना, और इसे जरा समझने की कोशिश करो। क्या कर दिया, है ना, केवल हमने फार्मूला लगाया है ये, है ना। पावर को मापने वाला कौन है भाई, पावर को मापने वाला है वाट मीटर। कौन है भाई, वाट मीटर। और ये क्या मापता है भाई, ट्रू पावर मापता है। कौन सी पावर मापता है, ट्रू पावर। और ट्रू पावर की कौन सी वैल्यू मापता है ये, एवरेज वैल्यू।
है ना, कौन सी वैल्यू मापता है, ट्रू पावर की एवरेज वैल्यू, है ना। तो पावर को मापने वाला कौन है, वाट मीटर। और वाट मीटर अगर तुमसे पूछ ले भाई पावर की कौन सी वैल्यू मापता है, तो वो मापता है ट्रू पावर को, है ना। और ट्रू पावर की कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो है तो छोटा सा लेकिन है इंपॉर्टेंट। रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है, रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है। अब देखो जो हमारी वाट है, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है जिससे कि तुम्हें तीनों पावर है उनकी यूनिट याद हो जाए, है ना। वाट किसकी यूनिट है, ट्रू पावर की, किसकी है भाई, ट्रू पावर, ठीक। वीए यानी कि एपेरेंट पावर, ठीक है। और वीएआर यानी कि रिएक्टिव पावर, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या है, सी है। और के डब्ल्यू क्या है, ये भी हमारी किसकी है, एक्टिव पावर यानी कि ट्रू पावर की, है ना। ये दोनों एक ही होती हैं भाई, एक्टिव पावर ट्रू पावर। तो ये बस क्या में दे दिया, किलोवाट में दे दिया, है ना। तो ये तीनों की तुम्हें याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसी की भी पेपर में आ जाती है कि भाई एपेरेंट पावर की यूनिट क्या होगी, या फिर जैसे ये क्वेश्चन आ गया रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या है। तो इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे पेपर में देखने के लिए मिल सकता है कि एक आरएलसी सर्किट है ना, जिसमें आर की वैल्यू तो 6 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 8 ओम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 16 है। तो हमें क्या बताना है, जेड बताना है। जेड क्या होता है, जेड होता है भाई इंपीडेंस, है ना। क्या होता है, इंपीडेंस बताना है हमें, है ना। और तुम्हें एक फार्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्ससी, ठीक है। तो एक फार्मूला बताया था तुम्हें आरएलसी सर्किट के लिए, क्या बताया था कि जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये क्या किसके लिए है, ये इंपीडेंस ज्ञात करने के लिए है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, क्यों कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास हर सब की वैल्यू है। आर की वैल्यू कितनी है, ये रहा आर कितनी है भाई 6 है, ये हो गया। एक्सएल की वैल्यू कितनी है 8 है, एक्ससी की वैल्यू कितनी है 16 है, ये हो गया जी, ठीक है। ये कितना है 6, अभी मत, अभी नहीं करते, अभी से घटा लो पहले। 8 में से कितना है माइनस के 8 का स्क्वायर, ठीक है। अभी जेड बराबर ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। देखो अगर कोई भी हमारी डिजिट जो है माइनस में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अगर यहाँ क्यूब होता तब ये माइनस में ही रहता उसका क्यूब, लेकिन अगर यहाँ ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो जेड बराबर हमारा क्या हो गया 36 और 64 कितने हो गए 100 हो गए। और जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10 ओम, यानी कि जो इसका इंपीडेंस है वो कितना है 10 ओम है। कितना है भाई 10 ओम, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछ लेता कि भाई इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन है तो बताओ सर्किट हमारा कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा, है ना। तो हमें पता है, क्या पता है हमें कि भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो ये क्या होगा कैपेसिटिव होगा, है ना। क्या होगा भाई ये कैपेसिटिव होगा। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या करती है, जो हमारी करंट होती है वो लीडिंग होती है, क्या होती है वो लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, है ना। तो ये भी क्या रखना है भाई, याद रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आर बराबर हमारा 8 ओम है, एक्सएल जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना है 6 ओम है, और 50 हर्ट्ज और 250 वोल्ट की सप्लाई से एक सर्किट कनेक्ट है, उसका पावर फैक्टर क्या होगा, है ना। तो पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई बराबर क्या होता है आर अपॉन जेड होता है। अब आर तो ये है 8 ओम, लेकिन जेड नहीं है ना, तो जेड निकाल लो। जेड कैसे निकालोगे, अभी जैसे बताया था आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि वो दिया ही नहीं हुआ है, ये केवल क्या है हमारा आरएल सर्किट है ना, क्या है ये सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है। अब यहाँ कितना है, ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर ये कर दो, और यहाँ क्या है 6 का स्क्वायर ये कर दो, तो ये आर है, ये क्या है हमारा एक्सएल ये रहा, दिया हुआ है ना। तो ये कितना आ गया भाई 64 प्लस 36, यानी कि जेड बराबर हमारा कितना आ गया √100, और जेड बराबर हमारा कितना आ गया 10 ओम, है ना। अब हमारे पास दोनों हो गए, आर भी हो गए जेड भी हो गया, तो कोस फाई बराबर R/Z। कोई भी क्वेश्चन हो फार्मूला जरूर लिखना है भाई, है ना, बिना फार्मूला लिखे हुए क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बिना फार्मूला लिखे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो एक तो गलती होने के चांसेस रहेंगे, और अगर फार्मूला लिखोगे तो उसके फार्मूले के आपको याद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितनी ज़्यादा बार आप फार्मूला रिपीट करोगे वो आपके याद होता चला जाएगा। ठीक है। आर बराबर क्या है 8 है, और जेड आपने निकाला है 10, तो कोस फाई बराबर 0.8। ठीक है। और ये कैसा होगा, लैगिंग होगा। क्यों होगा लैगिंग, क्योंकि सर्किट कैसा है, इंडक्टिव सर्किट है, और हमें पता है कि इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर कैसा रहता है, लैगिंग रहता है। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, ये सोल्व करके क्वेश्चन क्या लिख दिया, लैगिंग। ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्या ये समझ लेना कि इसमें जो है एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। ठीक है। अब पढ़ो जरा, किसी शाखा का कंडक्टेंस G निर्धारित किया जाता है ना, कंडक्टेंस G, ये क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, तो वो क्या करता है करंट को प्रवाहित होने में, मतलब उसके मार्ग में क्या है बाधा है ना, और वो क्या होता है किसी पदार्थ का गुण होता है ना, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उसके अंदर प्रवाहित होने वाली करंट का अपोज करता है। ठीक। अब उसी तरह कोई कंडक्टर होगा या कोई सर्किट होगा जो करंट को बहने का क्या करता है, उसे बहने देता है, यानी कि सपोर्ट करता है। रेजिस्टेंस तो अपोज कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, कौन, कंडक्टेंस, चालकता जिसे बोलते हैं, है ना। तो चालकता क्या होती है, रेजिस्टेंस की उल्टी, है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, चालकता होती है। अब ये देखो कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, ये है 1/R, है कि नहीं है, ये है 1/R। तो हम कंडक्टेंस को किससे निर्धारित करते हैं, 1/R से निर्धारित करते हैं। ठीक है। चलो, इसका मात्रक क्या है भाई, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, क्या हो जाएगा भाई, ओम इनवर्स। ठीक है। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है। अब ये देखो R/Z तो क्या है, ये तो पावर फैक्टर है भाई, है क्या है ये तो पावर फैक्टर है भाई। अच्छा 1/Z, ये देखो क्या है 1/Z, देखो ये तो Z क्या है, इंपीडेंस। अब इंपीडेंस का उल्टा होता है क्या, एडमिटेंस। क्या होता है, एडमिटेंस होता है भाई। और 1/X, X क्या है, रिएक्टेंस, और इसका रिएक्टेंस का उल्टा होता है दोस्तों ससेप्टेंस। क्या होता है, ससेप्टेंस होता है ना। ससेप्टेंस। ठीक है। स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, CE, ससेप्टेंस। ठीक है। ठीक है भाई। तो ये है हमारा एडमिटेंस, जिसे हम कहे से डिनोट करते हैं, Y से, और ये है हमारा ससेप्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं B से, और G तो हमारा ये है ही। तो इन तीनों में भी जिस तरह Z में एक रिलेशन होता है, कौन सा, R² + XL का, उसी तरह इसमें भी कंडक्टेंस, एडमिटेंस और ससेप्टेंस में एक रिलेशन होता है, वो होता है Y = √G² + B²। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा कि भाई रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, ससेप्टेंस होता है। कहां से प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं।
इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है? एडमिटेंस होता है। काहे से प्रदर्शित करते हैं? वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ससेप्टेंस, एडमिटेंस और कंडक्टेंस के बीच में क्या संबंध होता है? ये संबंध होता है भाई। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि वाई स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कहीं कहीं ऐसे आ जाएगा और कहीं कहीं ऐसे आ जाएगा। तो ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए, है ना। किसी शाखा का कंडक्टेंस हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? 1/r से, है ना। 1/r बराबर क्या होता है? g होता है। ये यहाँ पे g, ये है g, ये क्या है? कंडक्टेंस है। 1/z क्या होता है? एडमिटेंस होता है। और 1/x क्या होता है? ससेप्टेंस होता है। ठीक है, और इनका रिलेशन मैंने आपको बताया। ये कुछ भी आ जाएगा पेपर में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताया भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या है कि एक पैरेलल आरएल सर्किट है हमारा, पैरेलल आरएल सर्किट, जिसके आर में तो 3 एम्पियर करंट है और एल में कितनी करंट जा रही है? 4 एम्पियर करंट जा रही है। तो वो कह रहा है कि ये बताओ भाई टोटल करंट कितनी है सर्किट में, है ना। आर में 3 एम्पियर है, एल में 4 एम्पियर है। तो ये कह रहा है कि भाई टोटल एम्पियर बताओ कितने होगी, है ना। तो कितने करंट होगी भाई? 7 एम्पियर, है ना। बिल्कुल गलत। जो सोच रहे हैं कि भाई 7 एम्पियर होगी, वो तो गलत है ना। आपने डायरेक्ट जोड़ दिया। और जब मैंने तुम्हें एसी सर्किट पढ़ाया था तो बताया था कि भाई इसमें जो है, जिस तरह हम डीसी सर्किट में करंट को ऐड कर देते हैं, इस तरह करंट हमारी क्या होगी? ऐड नहीं होगी। तो कैसे होगी? देखो इसका सोल्व करने का एक तरीका है। सोल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई रेफरेंस पे ये जो वोल्टेज है, पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या रहती है? एक समान रहती है ना। तो इसलिए हम रेफरेंस पे वोल्टेज मान लेंगे। ठीक है भाई, मान ली। चलो मान ली। अब सबसे पहले इसमें देखो रजिस्टिव सर्किट है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई जब हमारा कोई सर्किट रजिस्टिव होता है तो करंट जो है वोल्टेज के समान फेज में रहती है, यानी कि जिधर वोल्टेज उधर ही करंट। तो ये आ गई मेरी वोल्टेज के साथ करंट। कितनी कितनी है भाई? ये 3 एम्पियर। देखते रहना किस तरह सोल्व कर रहा हूं। उसके बाद एक है हमारा, क्या है? इंडक्टर है। और इंडक्टर मैंने तुम्हें बताया था कि जब एक कोई सर्किट प्योर इंडक्टिव हो तो हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से कहां घूम जाएगी? नीचे की ओर, यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में। और चूंकि प्योर इंडक्टिव है इसलिए कहां आएगी? 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे आएगी। और कितनी आएगी? 4 एम्पियर। अब तुम कह रहे हो सर ये कैसे होगा, है ना। अब देखो मान लो इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो वो कहां आएगा? देखो कैसे निकालेंगे। जहां तक ये 3 एम्पियर तुमने माना है, ये करंट जो है इसकी लाइन बढ़ा दो आगे, है ना। इसे पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं भाई, है ना। और इसे इधर बढ़ा दो, जहां भी ये काटेंगी इसे यहां मिला दो, ये। ठीक है, अब देखो ये कुछ बना जाना पहचाना, ये बन गया ना पाइथागोरस प्रमेय। ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल आया। अब ये 3 एम्पियर यहाँ थी, यहाँ भी 3 एम्पियर आ गई। अब हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, ये, है ना। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या है? विकर्ण। ठीक, तो अब निकाल लो जरा विकर्ण, यानी कि ये वाली लाइन हमें निकालनी है ना। तो इसे मान लो ए बी और सी। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर। ए बी कितना? ए बी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? बी सी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 तिया 9, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25। और ए सी बराबर हो जाएगा √25, और ए सी बराबर आ गया हमारा 5 एम्पियर। यानी कि सर्किट में जो टोटल करंट है वो कितनी है? 5 एम्पियर है। ठीक है, इसे कौन सा मेथड बोलते हैं? पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं भाई। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं। ठीक, अब ये देखो कैसे हुआ। ये हमारा पैरेलल सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये आर है, एल है, और इसमें 3 एम्पियर है आर में करंट, इसमें 4 एम्पियर है। तो हमने क्या किया, पैरेलल में हमें पता है
कि वोल्टेज एक समान रहती है, तो हमने रेफरेंस पे क्या मान ली, वोल्टेज मान ली। अब आओ रेजिस्टेंस पे, है ना। तो रेजिस्टेंस पे क्या है, जब हमारी करंट जो है क्या रहती है रेजिस्टेंस में, वोल्टेज के सेम फेज में रहती है, इसलिए हमने सेम फेज में क्या ले ली, करंट ले ली। ठीक, इसके बाद इंडक्टिव सर्किट में जो हमारी करंट रहती है वो क्या करती है, लैग करती है, यानी कि 90 डिग्री घड़ी के घूमने की दिशा में। ये लगा दिया भाई, यहाँ कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई। इसके बाद जहां 3 था उसकी लाइन आगे बढ़ाई, 4 वाली आगे लाइन बढ़ाई, जहां काटते हैं लाइन मिला दी। ये क्या बन गया, एक समकोण बन गया ना, समकोण त्रिभुज। तो बस अब कुछ नहीं करा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहां से हमने क्या निकाल दिया, 5 आ गया। तो इस वाले मेथड से करंट निकलती है, ठीक है, ना कि डायरेक्ट जोड़ने घटाने से। ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एसी धारा की समयावधि 0.02 सेकेंड है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। समयावधि मतलब टी, टाइम पीरियड, है ना। और तुम्हें मैंने एक जब फ्रीक्वेंसी बताई थी तो एक फार्मूला लिखवाया था, क्या था वो, कि टी बराबर 1/f, या फिर f बराबर 1/t, चाहे इसे इधर लिख दो चाहे इसे इधर लिख दो। अब हमें इसने क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो f निकाल लेंगे, तो f बराबर 1/0.02, है ना। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, तो दशमलव हटाओ, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, यानी कि f बराबर 100/2, यानी कि f बराबर कितना आ गया, 50 हर्ट्ज आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, सही है। ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब XL बराबर XC हो तो, जब XL बराबर XC होगा, यानी कि ये कौन सी कंडीशन है, ये रिजोनेंस की कंडीशन है भाई, है ना। कौन सी कंडीशन है, ये रिजोनेंस की कंडीशन है। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, Z बराबर R के हो जाता है। ठीक है। अब मैंने तुम्हें कितने सर्किट पढ़ाए थे, 2 सर्किट पढ़ाए थे, एक तो सीरीज और एक पैरेलल, है ना। तो ये बताया था कि जब हमारा RLC सीरीज सर्किट होगा और उसमें Z बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो इसका मतलब जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और जिसके कारण I क्या होगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। और वहीं जब हमारा RLC सर्किट होगा और वो भी पैरेलल वाला, तो इसमें रिजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, Z क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा, और Z जैसे ही मैक्सिमम होगा तो I हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये वही कह रहा है कि जब हमारा XL बराबर XC होगा तो क्या होगा, Z बराबर R हो जाएगा, और जब हमारा Z बराबर R हो जाएगा और अगर RLC सर्किट है और वो भी सीरीज वाला, तो Z मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर RLC सर्किट है हमारा P पैरेलल वाला, तो Z हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि इंपीडेंस मैक्सिमम और करंट हमारी मिनिमम। ठीक है। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने तुम्हें क्वेश्चन भले ही 10 कराए हों, लेकिन तुमने देखा होगा किस तरह हमने क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम किया है, यानी कि उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, और हमने जो हमारे ऑप्शन दिए हुए थे उन्हें भी समझाया कि उनसे भी किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ये 10 क्वेश्चन ना हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, ये हमारे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हो गए, और कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हुए, है ना। तो भाई इनके पढ़ते हुए नोट्स बनाया करो, ठीक। और अगर लेक्चर तुम्हें अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, है ना, और लाइक और कमेंट किया करो। और अगर क्वेश्चन लगाओ और कहीं भी अगर समझ में ना आए तो वो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।